वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंड 25। बेटा अकाउंटिंग स्टैंड 25 की अगर हम बात करके चलें बेटा, इस टाइम बिल्कुल ना एग्जाम ओरिएंटेड बेस के ऊपर हमने चल के चलना है। तो मेरी बात को ना बस आपने सुनना है, और जो क्वेश्चन कह रहा हूँ बस वो क्वेश्चंस जो है एक बार ओवरव्यू लेके चले जाना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 का बेसिकली पर्पस क्या, आप एक चीज समझिए बेटा। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखो, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, आपको एक साल बाद जाके पता लगता है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो तब तक ना डिसीजन लेने में देरी हो सकती है। आपने कितना टाइम इन्वेस्टेड रहना है, कितना टाइम नहीं रहना है, आपने और इन्वेस्ट करना है नहीं करना, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो जरूरी है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट के ऊपर चलता है वो कहता है ना, एक इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। तो वो जो फ्रेमवर्क के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, तो फ्रेमवर्क जो है वो बेस बना है इस कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। तो अब बेटा देखो, जो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के अंदर नहीं बताता है कि भाई किस कंपनी के ऊपर AS 25 लगेगा। वो ये भी नहीं बताता। इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला स्टैंडर्ड पर ये बताता है कि इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट तुम बनाओगे कैसे। वो सिर्फ इतना बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा किस कंपनी के ऊपर लगेगा, कितने टाइम के आप इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाओगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं बताता। वो कौन बताता है? जो भी रेगुलेटर होता है। जैसे कंपनी के केस में सेबी लगता है, सेबी इज द रेगुलेटिंग बॉडी। तो सेबी बताएगा कि हाँ भी ये इनके ऊपर लगता है। ऐसे मैंने आपको अगर क्लास के अंदर ध्यान हो तो हमने क्लॉज 41 की बात करी थी, क्लॉज 41 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट है ना। क्लॉज 41। अब सेबी की जो लिस्टेड कंपनीज है उनको क्लॉज 41 के अकॉर्डिंग करना होता है, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती है। ठीक है, अब बात करके चलें सर, इंटरम पीरियड होता क्या है। इंटरम पीरियड बेसिकली होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड जो कि एक साल से कम है, फुल फाइनेंशियल ईयर से कम है। और इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसके अंदर या तो एक कंप्लीट सेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या फिर एक कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, सेट है फॉर एन इंटरम पीरियड। ठीक है, अब कंटेंट ऑफ इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट की अगर हम बात करके चलें, तो एक जो कंप्लीट सेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके अंदर बैलेंस शीट होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी और नोट्स होंगी, अदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होंगी जो इंटीग्रल पार्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, कहेंगे अब होता है जो अगर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे डिटेल के अंदर, तो जो टाइमलीनेस का बेनिफिट है वो क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे जो बेनिफिट है टाइमलीनेस का मे बी पार्शली ऑफसेट बाय रिडक्शन इन द डिटेल। ठीक है, देयरफॉर जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि आपको क्या करनी चाहिए, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसके अंदर मिनिमम आपकी कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो हम फोकस किसके ऊपर करके चलेंगे? ठीक है, हम फोकस करके चलते हैं जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी जो एक सेट ऑफ कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम फोकस करके चलते हैं कि नई एक्टिविटीज क्या हुई है, नए इवेंट्स क्या हुई हैं, कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज के अंदर जो हमारे पास आता है ना, वो आता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहेंगे अगर एक एंटरप्राइज जो है वो प्रिपेयर कर रही है, प्रेजेंट कर रही है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो फॉर्म रहेगा और कंटेंट रहेगा उस स्टेटमेंट का वो किस अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे जो कंप्लीट सेट के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है रिक्वायरमेंट, दैट इज शेड्यूल 3। जैसे आप एक कंपनी हो, कंपनी के ऊपर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट लगता है, अगर आप कंप्लीट सेट बना के चल रहे हो तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप चलोगे। लेकिन अगर एक एंटरप्राइज जो है वो प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करता है एक कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर, तो जो कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाकर चल रहे हो उसके अंदर कम से कम वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होनी चाहिए जो आपकी सबसे रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी, और सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स होने चाहिए। कौन से नोट्स होने चाहिए? सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, जो एडिशनल लाइन आइटम है या नोट्स हैं, कहेंगे उनको इंक्लूड तभी करोगे अगर आपने उसको इंक्लूड नहीं करा, उसको ओमिट करा। ठीक है, तो आपकी इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या बन जाएगी, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बन जाएंगे, मिसलीडिंग बन जाएंगे। उसके अलावा वो कहता है कि अगर आपने अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिक अर्निंग पर शेयर और डिलूटेड अर्निंग पर शेयर दिखाया था, तो आप इसके अंदर भी बेसिक अर्निंग पर शेयर, डिलूटेड अर्निंग पर शेयर जो है दिखा के चलोगे। सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर देखो क्या बोला गया, कह रहे हैं आपको एक स्टेटमेंट दिखानी है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी जो है फॉलो करी गई है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो हमने सबसे रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर करी थी। अगर पॉलिसी के अंदर चेंज करें तो उसका नेचर और इफेक्ट आप बता के चलेंगे। ठीक है, आपने एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स देने हैं जो सीजनेबिलिटी वाले के बारे में। बट अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो ऑपरेशंस होते हैं वो सीजनली नेचर होते हैं, तो अगर सीजनल नेचर है तो आपने बताना है कि हमारा सीजन टाइम कौन सा है, कि ये हमारा पीक सीजन टाइम होता है और ये हमारा लो सीजन टाइम होता है। मतलब आपको बेसिकली वो बताकर चलना है। फिर आपको बताकर चलना है नेचर और अमाउंट ऑफ आइटम्स जो अफेक्ट हो रही हैं, जो अफेक्ट कर रही है एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और कैश फ्लो को, जो कि अनयूजुअल है नेचर, साइज और इंसिडेंस की वजह से। ठीक है, फिर आपको बता के चलना होता है कि जो भी नेचर और अमाउंट है, जो भी चेंज हुए हैं एस्टीमेट के अंदर, जो हमने रिपोर्ट करे हैं प्रायर इन टाइम पीरियड के अंदर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, या जो आपका एस्टीमेट चेंज हुए हैं प्रायर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर उस चेंजेस का मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है करंट इन टाइम पीरियड के अंदर, अगर आपने कोई इशू करा है, बायबैक करा है, रीपेमेंट करी है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इन सब के बारे में आप बता के चलोगे। कोई डिविडेंड है, सेपरेटली बता के चलोगे इक्विटी शेयर्स और अदर शेयर्स के लिए।
फिर आपको सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, सेगमेंट रिजल्ट्स, ठीक है, ये सब आप जो भी एंटरप्राइज का बेसिकली प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग है उस अकॉर्डिंग आपको बताकर चलना है, बेसिकली AS 70 के वाला। फिर कहते हैं कि अगर आपका कोई कंपोजिशन के अंदर चेंज हुआ है एंटरप्राइज का ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, जैसे अमेलगमेशन की वजह से, एक्विजिशन की वजह से, या फिर आपने डिस्पोज करी है कोई सब्सिडरी, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्पोज करी है, रीस्ट्रक्चरिंग करी है, डिसकंटिन्यू कोई ऑपरेशन है, उसका जो इफेक्ट है वो बता के चलोगे। अगर आपका कंटीजेंट लाइबिलिटीज के अंदर कोई मटेरियल चेंज हुआ है लास्ट बैलेंस शीट से, वो आपको बता के चलो। कह रहे हैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है ना, वो फाइनेंशियल ईयर टू डेट देनी होती है, यानी जिस दिन तक का मैं बना रहा होता हूँ, जिस क्वार्टर का बना रहा होता हूँ, उस दिन तक का बना के चलेंगे। यूजुअली हम जो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट आप देख के चलोगे ना, क्वार्टर बेसिस के ऊपर आपको बेटा आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला इस वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे सारे बच्चे जरा। बेटा इसको समझ लो अच्छे से, इसके ऊपर ना आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो एक बार इस वाले को अच्छे से समझ लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर बन सकता है क्वेश्चन। कह रहे हैं पीरियड फॉर विच इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपको किस टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट करके चलनी होती है। बेटा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन चीजें आ गई। करंट पीरियड और कंपैरेटिव पीरियड, मैं यहां पर लिख रहा हूं करंट पीरियड, यहां पर मैं लिख रहा हूं कंपैरेटिव, ठीक है। बेटा मैं मान लेता हूं कि हम कौन सा वाला लेकर चल रहे हैं, समझ लेते हैं हम लेके चल रहे हैं Q3, ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का, से फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मैं Q3 लेकर चल रहा हूँ। तो Q3 कब खत्म होगा बेटा, 31 दिसंबर 2022 को खत्म होगा। तो कह रहे हैं बैलेंस शीट आपको कौन सी बनानी है, करंट इंटरिम पीरियड की, यानी जो आपकी बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2022 तक की है आपको बना के चलनी है। कंपैरेटिव के अंदर आपको कौन सी देनी है, एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2022 को, है ना, तो 31 मार्च 2022 के कंपैरेटिव देने हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको करंट इंटरिम पीरियड देना है, और क्यूमुलेटिव देके चलना है ईयर टू डेट का, तो दो बनानी है, दो इंफॉर्मेशन देके चलनी है। एक, सॉरी बच्चों, 1 अक्टूबर 22 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का। दूसरा, 1 अप्रैल 22 से लेके, ईयर टू डेट लिखा है ना, ईयर का मतलब स्टार्टिंग से 31 दिसंबर 22 तक का। 31 दिसंबर 2022। कंपेरेबल इंटरिम पीरियड का देके चलना है, यानी 1 अक्टूबर 21 से लेके 31 दिसंबर 21 का, और 1 अप्रैल 21 से लेके 31 दिसंबर 21 का, ये आपको साथ में कंपैरेटिव देना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करके चले तो वो ईयर टू डेट रहता है, तो इसके अंदर क्या होगा, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 दिसंबर 22 का देके चलोगे, और यहां पर भी 1 अप्रैल बेटा 21 से लेके 31 दिसंबर 21 तक का बेसिकली बस हम लेकर चलेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टैंडर्ड के अंदर बोलो, मुझे एक कंसेप्ट ये लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आ जाता है मटीरियलिटी। कहेंगे अब डिसाइड करने के लिए कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, क्लासिफाई करना है, या डिस्क्लोज करना है एक आइटम को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, तो मटीरियलिटी जो आपको असेस करके चलनी पड़ेगी। जब आप मटीरियलिटी को असेस करके चल रहे हो, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि जितना इंटरिम मेजरमेंट है वो रिलाई करते हैं एस्टिमेट्स के ऊपर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, देन जो आपका एनुअल फाइनेंशियल डाटा है। कह रहे हैं जो अब रीजन है फॉर रीजन ऑफ द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ इंटरिम फिगर्स, कि इंटरिम फिगर समझ में आए, जो मटेरियलिटी है फॉर मेकिंग द रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर, वो असेस होना चाहिए इंटरिम पीरियड के फाइनेंशियल डाटा से। कोई भी अगर अनयूजुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, या कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, या प्रायर पीरियड आइटम है, कोई एस्टिमेट्स के अंदर चेंज है, उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे, ठीक है, और डिस्क्लोज करके चलेंगे इन रिलेशन टू इंटरिम पीरियड डाटा, जो इंटरिम पीरियड है उसके डाटा के रिगार्ड में करके चलोगे। अब बेटा देखो, इसके अंदर एक ना इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर ना इन्होंने जो कंसेप्ट बताया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 इनको देना बाद में चाहिए था, इन्होंने दे पहले दिया। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर ना बेसिकली बेटा जो आपका कंसेप्ट इन्वॉल्व है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर वो क्या रहा है बेटा, सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पहले आपको ना 7.10 और 7.11 पढ़ाना चाहिए। तो 7.10 के ऊपर एक बार आ जाओ। 7.10 के अंदर क्या लिखा है, कहेंगे जो रेवेन्यू आपके रिसीव होते हैं सीजनली या ओकेजनली एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको आपको एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए और डेफर नहीं करना चाहिए इंटरिम डेट के ऊपर। यानी जो आपकी आपकी इंटरिम डेट है उस पर आप एंटिसिपेट नहीं करके चलोगे। मान लेते हैं मेरा सीजनल नेचर का काम है, मुझे पता है यार मेरा थर्ड क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू सबसे ज्यादा होता है, मैं आज बना रहा हूँ से Q1 खत्म हो गया, मैं Q1 पे एंटिसिपेट नहीं करूंगा यार मेरा थर्ड थर्ड क्वार्टर पे ज्यादा रेवेन्यू होगा, तो मैं कुछ रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज करके चलूं, ठीक है। या मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरा अभी सीजनल काम है इस वाले क्वार्टर में जिसकी मैं बना के चल रहा हूँ, मैं कह दूं कि यार इस रेवेन्यू को मैं थोड़ा सा डेफर कर देता हूँ, कि आगे पूरे साल में ओवरऑल काम कम होता है, इस क्वार्टर में काम ज्यादा होता है, इसको डेफर कर देते हैं। आप डेफर नहीं कर सकते, आपने क्या नहीं कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो कहता है कि एग्जाम्पल दिया, कह रहे हैं डिविडेंड रेवेन्यू, रॉयल्टी, ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, एडिशनली सम एंटरप्राइजेस क्या करती हैं, कंसिस्टेंटली अर्न करती हैं ज्यादा रेवेन्यू इंटरिम पीरियड के अंदर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीजनल रेवेन्यू हो गया रिटेलर्स का। तो कह रहे हैं रेवेन्यू को आप तब रिकॉग्नाइज करके चलोगे जब इनकर होगा, जब अक्कर होगा। इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका ना प्रैक्टिकल वो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अगला आता है कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कह रहे हैं जो कॉस्ट होती है वो आपकी इनकर होती है अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कहेंगे उसको आप एंटिसिपेट कर सकते हो या डेफर कर सकते हो इंटरम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। अगर अप्रोप्रिएट है कि आप एंटिसिपेट कर सकते हो या डेफर कर सकते हो उस टाइप की कॉस्ट को, यानी मैं कह रहा हूँ किसी महीने ज्यादा कॉस्ट हो रही है, किसी महीने कम कॉस्ट हो रही है, लेकिन ओवरऑल में पूरे साल के अंदर मेरी जो कोई भी कॉस्ट इनकर हो रही है, आप क्या कर सकते हो उसको एंटिसिपेट कर सकते हो। जैसे इस साल अभी ज्यादा कॉस्ट हुई इस क्वार्टर में, आई कैन डेफर इट। ठीक है, उसको मैं डेफर कर सकता हूँ। क्या कह रहा हूं मैं, एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ कि आगे ज्यादा खर्चा होगा, तो मैं उसको अभी रिकॉग्नाइज करके चल सकता हूँ इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। ये बोलता है वो। कह रहे हैं एक कॉस्ट जो कि डेफिनेशन मीट नहीं करती है ना एसेट की एट द एंड ऑफ इंटरम पीरियड, उसको डेफर मत कर देना, उसको मत डेफर कर देना। जो बेसिकली एसेट की क्वालिफिकेशन को, एसेट की डेफिनेशन को मीट कर रही है वो कॉस्ट डेफर होगी, ध्यान रखना। ये नहीं ऊपर वाली लाइन सुन के हर एक कॉस्ट को डेफर कर दो, नहीं सर। जो डेफिनेशन ऑफ एसेट को मीट करके चल रही है वही वाली कॉस्ट डेफर हो सकती है। अगर डेफर्ड की डेफिनेशन को मीट नहीं करती है इंटरम बैलेंस शीट के अंदर, तो आप तो उसको डेफर करके नहीं चलोगे जब तक वो मीट नहीं करती। ठीक है, कह रहे हैं जो कॉस्ट होती है जो मीट नहीं करती है डेफिनेशन एसेट की एट द एंड ऑफ इंटरम पीरियड, उसको डेफर नहीं करेंगे इंटरम बैलेंस शीट के अंदर, आइदर टू अवेट फ्यूचर इन्फॉर्मेशन की वेदर इट हैज मेट द एसेट डेफिनेशन ऑफ एसेट, या फिर टू स्मूथ अर्निंग ओवर इंटरम पीरियड। कहेंगे 10 जब आप इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हो तो आप क्या करके चलोगे, जो यूजुअल आपके रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं वो फॉलो करके चलते हो। यानी जो कॉस्ट द ओनली कॉस्ट जो कैपिटलाइज करी जाती है आर दोस incurred after the specific point in time at which the criteria for recognition of the particular class of assets are met। यानी सिर्फ वो कॉस्ट आप कैपिटलाइज करके चलोगे उस स्पेसिफाइड पॉइंट के बाद जो आपने इनकर करी है। ठीक है, अगर क्रिटेरिया एसेट का मेट हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके ऊपर तो बेसिकली उसने क्या बोल दिया कि जो कॉस्ट है, डेफर ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इन इंटरम बैलेंस शीट इन द होप कि क्राइटेरिया मेट हो जाएगा ईयर खत्म होने से पहले, वो प्रोहिबिटेड है। अगर क्राइटेरिया मेट हो गया है आप डेफर कर सकते हो, क्राइटेरिया मेट हो जाएगा ऐसी उम्मीद है, उस चक्कर में आपने कोई कॉस्ट को डेफर कर दिया, आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो। अब बेटा इसी कंसेप्ट के ऊपर ना आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, देखो जरा इलुस्ट्रेशन नंबर 1। कह रहे हैं सिंसियर कॉर्पोरेशन जो है वो एक सीजनल प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। ठीक है, बड़ा आसान से पहचान लोगे इस चैप्टर का क्वेश्चन। सेल पैटर्न आपको दे रखे हैं क्वार्टर वाइज, क्वार्टर 1 2 3 4। कह रहे हैं क्वार्टर 1 की इंफॉर्मेशन दे रखी है 30 जून 2021 की। ठीक है, यहाँ की इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। सेल्स जो है इस टाइम पे 80 करोड़ है। सैलरी का खर्चा 60 करोड़ कर दिया, एडवर्टीजमेंट 4 करोड़ कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन आपने 8 करोड़ कर दिया। कह रहे हैं वाइल प्रिपेयरिंग द इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, सिंसियर कॉर्पोरेशन जो है वो डेफर करना चाहती है 10 करोड़ का खर्चा। ठीक है, टू द थर्ड क्वार्टर इन द आर्ग्यूमेंट की थर्ड क्वार्टर के अंदर ज्यादा सेल्स है। कह रहे हैं कि भाई हमारा जो खर्चा हुआ है ना ये, कह रहे हैं इसमें से 10 करोड़ का खर्चा हम क्या करना चाहते हैं, हम डेफर करना चाह रहे हैं, किसमें डेफर करना चाह रहे हैं, थर्ड क्वार्टर के अंदर। ठीक है, कह रहे हैं क्योंकि थर्ड क्वार्टर के अंदर ज्यादा खर्चा होना है, ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय मोर एक्सपेंडिचर, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में सेल सबसे ज्यादा है, उसके अंदर कह रहे हैं खर्चा ज्यादा डेबिट होना चाहिए। कह रहे हैं सीजनल नेचर कंसीडर करते हुए जो एक्सपेंडिचर है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ऑल क्वार्टर, कैलकुलेट करने हैं रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर के। बेटा कैसे कैलकुलेट करके चलोगे, देखो बेटा इसके अंदर रिजल्ट कैलकुलेट करके चलते हैं। तो बेटा बेसिकली वही करना है, आप रेवेन्यू लेते थे ना, बस यहाँ पर पता है मैं क्या वर्ड यूज कर गया, टर्नओवर यूज कर गया वर्ड। ठीक है, मैंने लिख दिया भी टर्नओवर कितनी है, मेरी सेल कितनी है, 80 करोड़ की मेरी सेल है। मेरी कोई अदर इनकम दे रखी है क्वेश्चन में, कोई अदर इनकम नहीं है। तो अगर नो मैं सर। टोटल इनकम की बात करके चलूँ सर, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम भी कितनी हो जाएगी आपकी, अदर इनकम 80 कितनी हो है? जाएगी। अब इसमें 80। से मैं एक्सपेंसेस माइनस करना शुरू करूं। चलो एक्सपेंसेस के अंदर अगर हम बात करके चले, सर मेरे को अब देखो जो प्रेजेंटेशन आपके इंस्टीट्यूट ने करी है बेटा, बस दैट इज समथिंग जो मैं कहूंगा थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। आप क्या करते हैं, जो आपका चेंज हुआ है इन्वेंट्री के अंदर आप माइनस करोगे। चेंज इन इन्वेंट्री मेरे पास क्वेश्चन में डाटा ही नहीं है। सैलरीज, बेटा मुझे बोलो सैलरी कितनी है, क्या ये जो सैलरी है क्या मैं इसको डेफर कर दूं, ये जो 10 करोड़ की बात कर रहा है क्या मैं डेफर करूंगा नहीं करूंगा, बस मुझे इतना नो बताओ सर, क्या करेंगे, करना चाहिए डेफर नहीं करेंगे। पूरी नहीं सैलरी साठ करेंगे करोड़ सर। में लेके चलूंगा। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है क्या मैं ये डेफर करूंगा, नहीं करूंगा सर। नो देखो सर। रूटीन वाला खर्चा है और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा सेलिंग एक्सपेंस ये भी होने हैं। ठीक है, तो ये भी डेफर नहीं होंगे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है ये भी आ जाएंगे पूरे पूरे, 4 और 8 भी पूरे पूरे आ जाएंगे। तो टोटल पूरा 72 करोड़ का मैं खर्चा लेकर चलूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट 8 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे इसके अंदर लिखा कर आना था कि जो आपकी इनकम और एक्सपेंस है उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे जब वो अर्न हो रहे हैं और इनकर हो रहे हैं।
जो सीजनल इनकम है उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलते हो कब, जब वो अक्कर होती है। तो जो कंपनी कह रही है ना कि भाई 10 करोड़ डेफर कर दो, वो सही नहीं है। ठीक है, आंसर देख लो एक बार। रिजल्ट निकालेंगे फर्स्ट क्वार्टर का, करोड़ में सारी फिगर्स, टर्नओवर, अदर इनकम, टोटल किया सर, चेंज इन इन्वेंटरी, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल किया, खर्चा आ गया, प्रॉफिट आ गया, खत्म। इजी है, इजी। हाँ जी सर। चलो अगला क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। अब इलुस्ट्रेशन नंबर 2 का ना कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा इस टाइम पे वही चीज है कि इन डेप्थ तो जाना नहीं है इस टाइम पे तुमने, हमने सिर्फ उतना समझना है जितना पेपर के लिए मेरा जरूरी है, बस उतना समझ के चलिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा है, कहेंगे बेसिकली इसके अंदर बेटा क्या होता है। अब हमने देखना है कि टैक्स एक्सपेंस कितना होगा हर एक क्वार्टर का, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, कहेंगे टैक्स एक्सपेंस तो हर एक क्वार्टर में कितना होगा। आपको कह रहा है कि अकाउंटिंग ईयर जो है वो 30 सितंबर को खत्म होता है। ठीक है सर, 30 सितंबर को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, यानी पहला मेरा क्वार्टर कब होगा, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कहेंगे वो रिपोर्ट क्वार्टरली बनाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं टैक्स पर्पज के लिए 31 मार्च को खत्म होता है। टैक्स पर्पज के लिए ईयर खत्म होता है 31 मार्च। कह रहे हैं अकाउंटिंग पर्पज के लिए जो आपके इनकम है वो दे रखी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल टैक्स रेट है ना, एवरेज एवरेज टैक्स रेट जो है वो कितना है, 20% है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च का जो रेट है वो कितना है, 30%। मेरे को उसने दो रेट दे दी। 21 का रेट कितना गिवन है, 20%। 22 का रेट कितना गिवन है, 30%, और ये एवरेज रेट। बेटा वो क्या बोलता है, आपको क्या लेना होता है, आपको एवरेज रेट लेके चलो, वेटेड एवरेज रेट। अब यहाँ पर मेरा पीरियड कौन सा कवर हो रहा है, क्या मेरा जो पीरियड कवर हो रहा है मार्च वाला पीरियड कवर हो रहा है ना, यस सर। मार्च 21 वाला पीरियड कवर हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर पता बस क्या करके चलना है, बस यहाँ पे रेट की अगर मैं बात करके चलूँ आपको सीधा बोलूँ, यहाँ पे रेट कौन सा यूज करोगे, 20% का रेट यहाँ पे यूज करोगे। कितना रेट यूज करोगे, 20% का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। बेटा जो टैक्स एक्सपेंस होता है ना हर एक पीरियड के लिए, ये चाहे लिख लेना है। कहेंगे देखो बेसिकली हम करते हैं क्या बेटा, जो टैक्स एक्सपेंस है वो कितना रिकॉग्नाइज करके चले। सर इस वाले क्वेश्चन में मुझे उसने एवरेज रेट पहले ही दे रखा है पिछले साल का, बेसिकली 31 मार्च 21 का 20%, तो मैंने 20% सीधा उठा लिया। बट हो सकता है कोई क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा आ जाए जिसके अंदर आपको टैक्स एक्सपेंस निकालना पड़े, टैक्स रेट निकालना पड़े। तो मैं आपको टैक्स रेट का एक तरीका बता दूं। बेटा टैक्स एक्सपेंस जो होगा ना, वो कितना होता है, जो भी आपका इंटरम इनकम रहेगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, वेटेड एवरेज टैक्स रेट के साथ। किसके साथ, वेटेड एवरेज टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है बच्चे, अब ये वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैसे निकलता है, मैं कह रहा हूं कि आप लिखो कि टोटल आपका एस्टिमेटेड टैक्स कितना होगा, टोटल एस्टिमेटेड टैक्स कितना होगा पूरे साल का, इसको डिवाइड करके चलो, टोटल एस्टिमेटेड इनकम कितनी होगी पूरे साल की, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसे पहले मतलब आपको क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, आपको डिटेल दे देगा कि कुछ ना कुछ कहेगा टैक्स कैलकुलेट, पहले आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे, टोटल एस्टिमेटेड इनकम से डिवाइड करना, रेट आ जाएगा, जो ये रेट आएगा ना बेटा इससे मल्टीप्लाई करके चलेंगे। इस क्वेश्चन में 20% ऑलरेडी गिवन था, आई विल टेक 20%। मेरी इनकम थी ये जो भी फर्स्ट क्वार्टर की इनकम वगैरह दे रखी थी, बस सीधा इससे मल्टीप्लाई करना है। 200 करोड़ का 20%, 20%, 20%, 20% मल्टीप्लाई करा, इतना इतना टैक्स एक्सपेंस है जो कि मैं रिकॉग्नाइज करके चलूंगा, खत्म। अब आता है डिस्क्लोजर कैसे चल के चलना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता है, कि कहते हैं कि जो डिस्क्लोजर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो आपको नेचर बताना है, और अगर प्रैक्टिकल है तो आपको अमाउंट भी ताकि चलना है अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर, जिसका मटेरियल फैक्टर करंट पीरियड के अंदर, या जिसका मटेरियल फैक्टर सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर। ठीक है, कहेंगे सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अगर कोई एस्टिमेट है ऑफ एन अमाउंट जो आपने इंटरम पीरियड में के अंदर रिपोर्ट करा था, अगर उसके अंदर सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है ड्यूरिंग द फाइनल इंटरम पीरियड, तो आप उस केस में क्या करेंगे, एक सेपरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो नहीं बनाओगे। आप बस क्या करोगे, जो नेचर और अमाउंट ऑफ चेंज है उसको आप नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करके चल दोगे फाइनल इंटरम रिपोर्ट के अंदर। उस फाइनल इंटरम रिपोर्ट के लिए क्या करके चल दोगे, नेचर और अमाउंट और जो भी चेंज है एस्टीमेट के अंदर वो आप नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करके चल दोगे। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कि आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो सेपरेट एक बनाने बैठो इसके लिए। ठीक है, अगर चेंज हुआ है। चलो सर अगला पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाता है, सर अगला पॉइंट जो आ जाता है दैट इज बेसिकली बच्चे अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये चीज समझना क्या है, कह रहे हैं बेसिकली होता क्या बेटा, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट पर्पस के लिए भी जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके चलते हो वो सेम होती है जो आपकी एनुअल वाली होती है। तो कह रहे हैं एक एंटरप्राइज को सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी चाहिए इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी। ठीक है, जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगा के चलते हो, एक्सेप्ट अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है मेड आफ्टर द डेट ऑफ मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सबसे रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रही है, अगर उसके बाद चेंज हुआ है। ठीक है,
उसको आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन कहना है अगर फ्रीक्वेंसी एंटरप्राइज की रिपोर्टिंग की, कहेंगे वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए जो एनुअल रिजल्ट्स है। कहेंगे अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो बोलता है कि आप क्या करके चलोगे, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के चलोगे वो ईयर टू डेट बेसिस पे बना के चलोगे। यानी जिस जब ईयर शुरू हुआ है वहां से लेके से सेकंड क्वार्टर है तो सेकंड क्वार्टर की डेट तक आप बना के चलोगे। ठीक है। अब इसको एक बार ना जो इलुस्ट्रेशन पर्पस के लिए इन्होंने जो चीजें दे रखी हैं एक बार चलो पढ़ के देखते हैं। ये जो 3 पॉइंट है, पहला वो कहता है कि जो प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइज करने का और मेजर करने का लॉस फ्रॉम इन्वेंट्री राइट डाउन, जो इन्वेंट्री को आप राइट डाउन करते हो या रीस्ट्रक्चरिंग हो गया या इंपेयरमेंट्स हो गया इंटरम पीरियड के इंटरम पीरियड के अंदर वो सेम रहेंगे जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम करते हो। लेकिन अगर आप इन आइटम्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो और मेजर कर रहे हो एक इंटरम पीरियड में और सब्सीक्वेंट इंटरम पीरियड के अंदर एस्टिमेट चेंज होता है, तो जो ओरिजिनल एस्टिमेट आपने करा था वो चेंज हुआ है सब्सीक्वेंट के अंदर, आइदर बाय एक्रूवल, ठीक है, या एक्रूवल ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ लॉस, या रिवर्स करके जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड है। क्या बोला उसने कि जो ओरिजिनल एस्टिमेट आपने करा है उसको आप चेंज करोगे, लेकिन कब चेंज करोगे, जो सब्सीक्वेंट वाला इंटरम पीरियड आएगा उसके अंदर आप चेंज कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलता है, कहेंगे एक कॉस्ट, कहेंगे जो एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करती है एट द एंड ऑफ एन इंटरम पीरियड, उसको हम डेफर नहीं करके चलेंगे बैलेंस शीट डेट के ऊपर, आइदर टू अवेट फ्यूचर इंफॉर्मेशन, कि फ्यूचर इंफॉर्मेशन की क्या वो डेफिनेशन को मीट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, या स्मूथ करने के लिए कि अर्निंग जो है इन टाइम पीरियड। आखिरी क्या बोलता है, कहेंगे जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो आप रिकॉग्नाइज करके चलते हो हर एक इंटरम पीरियड में जो भी आपका बेस्ट एस्टिमेट होता है। यही वाला हमने कंसेप्ट लगाया, कह रहे हैं बेस्ट एस्टिमेट के बेस के ऊपर जो वेटेड एवरेज है एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट जो एक्सपेक्टेड है पूरे फाइनेंशियल ईयर पर, कहेंगे अमाउंट जो एक्रू हुई है इनकम टैक्स एक्सपेंस के लिए इन वन इंटरम पीरियड may have to be adjusted in the subsequent interim period if the estimate of annual effective tax rate changes। कहेंगे अगर एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट चेंज हो रहा है तो कहेंगे जो अमाउंट आपके एक्रू हो रही है इनकम टैक्स एक्सपेंस की एक इंटरम पीरियड के अंदर, उसका हमें क्या करना पड़ सकता है, एडजस्ट करना पड़ सकता है सब्सीक्वेंट के अंदर। ठीक है, बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इसको सुन लिया। मेनली मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा इस टाइम पे क्वेश्चंस के ऊपर बस इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देके चलना है। ठीक है, मेरे को एक बार बस एक बार मैं रिव्यू करवाना है मेरे को पूरा का पूरा, तो मैं तो एक बार ओवरव्यू तो पूरा देके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आता है, कहेंगे इनकम को आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर जब अगर आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, रिलेटेड टू एन इंक्रीज इन एसेट है या डिक्रीज इन लाइबिलिटी है, हैज अराइजन एंड दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप रिकॉग्नाइज करके चलते हो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर कब, अगर आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्रीज हुए हैं रिलेटेड टू डिक्रीज इन एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है जिसको आप मेजर कर सकते हो रिलायबली। कहेंगे अब जो आइटम्स हैं बैलेंस शीट के अंदर, रिकॉग्निशन ऑफ आइटम है बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट और लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करके नहीं करते वो अलाउड नहीं है। एक एंटरप्राइज जो है वो रिपोर्ट करता है मोर फ्रीक्वेंटली देन हाफ ईयरली, वो मेजर करके चलेगा इनकम और एक्सपेंस को ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर। कैसे, ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जो भी आपका अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस है करंट इंटरम पीरियड के अंदर वो क्या रिफ्लेक्ट करके चले कि कोई भी चेंजेस जो हुई हैं आपके एस्टिमेट्स के अंदर, जो अमाउंट आपने रिपोर्ट करी थी प्रायर इंटरम पीरियड के अंदर, जो पिछले इंटरम पीरियड जो था फाइनेंशियल ईयर का उसके अंदर जो आपने अमाउंट रिपोर्ट करी हुई है उससे जो चेंज है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ इनकम या एक्सपेंस वगैरह रिपोर्ट होगी इंटरम पीरियड के अंदर वो रिफ्लेक्ट करे उस चेंज को। तो जो अमाउंट रिपोर्ट होती है प्रायर इंटरम पीरियड के अंदर उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करके नहीं चलोगे। मींस अगर चेंज हुआ है वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस के ऊपर लगाकर चलोगे, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट आप नहीं करके चलते हो। अब वो कहता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कहेंगे जो इंटरम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं उनको AS 25 के साथ कंप्लाई करना, वो कंसीडर करके चलेंगे कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ है, ठीक है, वो अप्लाई करा जाएगा नेक्स्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर और वो इंप्लीमेंट करेंगे चेंज इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ है सबसे रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो आपको इंटरम रिपोर्ट जो होगी उसके अंदर आपको बताना होगा कि क्या चेंज आया है और उसका इफेक्ट क्या है। अगला आ जाता है यूज ऑफ एस्टिमेट। यूज ऑफ एस्टिमेट क्या है, ये कहता है कि जो आपके मेजरमेंट प्रोसीजर आप फॉलो करके चलते हो एक इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर, वो इस वे में आपको डिजाइन करने चाहिए कि जो रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो और जितनी भी मटेरियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस समझ में आए। एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज, रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड इंटरम पीरियड, कहेंगे एक जो ऑब्जेक्टिव होता है ना
ऑफ द प्रीसीडिंग प्रिंसिपल टू इंश्योर कि एक सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी जाए एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कहेंगे जो इफेक्ट है इस प्रिंसिपल का वो ये कहता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर तो उसको आपको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर किसी पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ तो आप इस चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करके चलोगे, इंप्लीमेंट करके चलोगे। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करके चलोगे, रीस्टेटमेंट आप कर दोगे। अब ट्रांजिशन प्रोविजन जो है, अगर फर्स्ट टाइम आप इंटायरम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के चल रहे हो तो फॉलोइंग नीड नॉट बी प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, उसने बताया हुआ है। कह रहे हैं कंपैरेटिव आपको देने की जरूरत नहीं है पी एंड एल की फॉर द कंपेरेबल इंटरम पीरियड, करंट एंड ईयर टू डेट, और आपको कैश फ्लो देने की जरूरत नहीं है, यानी बैलेंस शीट दे दोगे सफिशिएंट है। अब आ जाओ बेटा सीधा क्वेश्चंस के ऊपर, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, मुझे अगर जो चीजें सिखानी है अभी चैप्टर के अंदर आगे वो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 से क्वेश्चंस के थ्रू मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर ध्यान दीजिए जरा। कह रहे हैं अकाउंटेंट जो है पूरी इंडिया लिमिटेड का, उसने नेट प्रॉफिट दिखाया बेटा 7,20,000 थर्ड क्वार्टर, और उसने ये सब इनकॉर्पोरेट करने के बाद दिखाया। कह रहे हैं बैड डेट थे 40,000 रुपए के, वो क्वार्टर में इनकर्ड हुए थे, यानी इस क्वार्टर में इनकर्ड हुए थे, उसने 50,000 पे डेफर कर दिए। बेटा बस मुझे इतना बताओ, क्या वो 50% जो उसने डेफर कर दिए क्या वो डेफर कर सकता है? नो सर, जब डेफर वो इनका नहीं कर सकता, है ना। नहीं तो सर। वो डेफर तो कर नहीं सकता, तो इसका क्या करना चाहिए आइडियली, जो 50% डेफर करे हुए हैं क्या मुझे इसको एक्सपेंस के अंदर बढ़ाना चाहिए, इसका यस एक्सपेंस सर, बढ़ाना चाहिए ना। तो जो मेरा प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट कम में से होगा, बीस घटाना हजार चाहिए। कम। तो ट्वेंटी यस। थाउजेंड प्रॉफिट जो है हमें घटा के करना चाहिए, घटाना चाहिए, है ना। तो कंपनी जो डेफर करे नेक्स्ट में हमें 20% 7/20 में से ही घटा के चलना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ 35,000 रुपए का इस क्वार्टर में, कहेंगे वो फुली रिकॉग्नाइज करा है इस क्वार्टर। ठीक है, ये तो करेक्ट करा हुआ है। ठीक है, लॉस है इस क्वार्टर का, लॉस है इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करा है, ये करेक्ट करा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 रुपए की आपने लगाई है रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एज्यूमिंग 45,000 जो है वो चार्ज है थर्ड क्वार्टर का ही। ठीक है, तो बेटा ये भी क्या है, यहां पर भी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी क्वार्टर का खर्चा था, इसी क्वार्टर के अंदर तुमने करा हुआ है। तो बेसिकली मेरे को इस क्वार्टर की इनकम, करेक्टर इनकम निकालनी थी, कितनी होनी चाहिए, फिर 7 लाख की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, बात आता है सर लिखेंगे कैसे, कहेंगे इस केस के अंदर जो क्वार्टरली इनकम है वो करेक्टली स्टेटेड नहीं है। AS 25 के अकॉर्डिंग क्वार्टरली इनकम को एडजस्ट करना चाहिए और रीस्टेट करना चाहिए। जो बैड डेट्स हैं 40,000 के, वो आपके इस साल इनकर हुए हैं, इस क्वार्टर में इनकर हुए हैं। इसमें से 50% आपने डेफर करे, जो 20,000 आपने डेफर करे हैं वो आपको डिडक्ट करने चाहिए 7/20 में से। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है 35,000 वाली, उसका ट्रीटमेंट आपने करेक्ट करा है रिकॉग्नाइज करके। जो आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन करी है, कहेंगे वो भी AS 25 के अकॉर्डिंग है, तो उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। तो आपको अपना बस क्या करना चाहिए, क्वार्टरली इनकम जो है वो कितनी दिखानी चाहिए, 7 लाख दिखानी चाहिए, खत्म बेटा। बढ़ सकता हूँ आगे। अब बेटा देखो उसने क्या बोला, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा, डाना इलस्ट्रेशन नंबर 3। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या आता है सर, इन इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर हम बात करके चलेंगे। एंड हो रही है 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, 31 मार्च को, क्वार्टरली सेल्स पैटर्न गिवन। 30 जून को खत्म हुआ 15%, 15%, 50%, 25%, सीधी सी बात है। देखो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा सेल है। अब उसने आपको फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बेटा इन्फॉर्मेशन दी है। कह रहे हैं 30 जून को ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, 50, 30, 2 और 8, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी अभी पढ़ के आए हैं। कह रहे हैं जब आपने इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो फर्स्ट क्वार्टर की, तो कंपनी क्या करना चाह रही है, वो डेफर करना चाह रही है 21 करोड़ रुपए का खर्चा थर्ड क्वार्टर में, कि थर्ड क्वार्टर में ज्यादा सेल्स है। तो बेटा क्या होगा ऐसा, नहीं मुझे तो क्या करोगे, टर्नओवर कितनी लेके चलोगे, नो सर, 50 की टर्नओवर लेके चलोगे। 50। सर ठीक है, अदर इनकम कुछ है नहीं, जीरो आ अदर जाएगा, टोटल इनकम जीरो इनकम, आ जाएगा, टोटल इनकम चेंज 50 आ इन जाएगा। इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी माइनस करूंगा, कुछ दे ही नहीं रखा है, क्या माइनस करना है, जीरो सैलरी आएगा। एंड। ठीक है, सैलरी पूरी माइनस करूंगा, ये भी रूटीन का खर्चा, ये भी माइनस होगा, तो यस पूरा ये माइनस होगा सर। 40। तो 10 का मेरे पास क्या आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, खत्म। ठीक है, बस लिख के क्या आ जाऊंगा, एज पर AS 25 इंटायर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो आपका इनकम और एक्सपेंस है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब वो अर्नड और इनकर्ड हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो कॉस्ट है उसको एंटीसिपेट करके चलोगे, या डेफर तभी करके चल रहे हो कि अगर अप्रोप्रिएट है उसको एंटीसिपेट करना, द टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और कॉस्ट जो है वो इवनली क्या हो रही है, इनकर हो रही है, अनइवनली इनकर हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो कह रहे हैं जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया ना कि भाई 21 करोड़ का, कहेंगे वो गलत है जी। ठीक है,
चलो बेटा आगे बढ़ो। अब इसके एमसीक्यूज जो हैं वो हमने एक एमसीक्यू मैंने छोड़ा था, ठीक है, बाकी एमसीक्यू मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस करे थे, एक एमसीक्यू हमने छोड़ा था बेटा। चलो एक बार ये वाला एमसीक्यू देख लेते हैं। फिर अब थर्ड वाले एमसीक्यू के ऊपर आओ। कहना है एबीसी लिमिटेड जो है उसने रिपोर्ट करा है 85,000 का टैक्स प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉस होगा 25,000 रुपए का सब्सिक्वेंट क्वार्टर में। उसका कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है 20% का है फर्स्ट क्वार्टर में, 40% का है एडिशनल अर्निंग्स के ऊपर। आपको टैक्स एक्सपेंस बताना था कि कितना होना चाहिए इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर। किस तरीके से सॉल्व करूंगा बेटा, मुझे बताओ। क्या एवरेज टैक्स रेट लेकर चलते हैं? एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से करेंगे ना, है ना, यही होता है। यस सर। अब कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो कितने का है? ट्वेंटी एस्टिमेट परसेंट है करके पहले, पास करना था। 20% के ऊपर, और बाकी के ऊपर कितने का है? 40% है एडिशनल अर्निंग्स के ऊपर। तो मुझे क्या आप लोग टैक्स रेट बता सकते हो बेटा कितना होगा? जरा कोशिश करो फटाफट से टैक्स रेट। ये वाला स्टैंडर्ड बेटा बस मेरे साथ ही करना है, उसके बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्टैंडर्ड अपने लेवल पे एक बार एक दो क्वेश्चन देखने होंगे, देख लेना, बट दोबारा इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे इसके अंदर टैक्स रेट बता सकते हो कितना लेके चलूंगा बेटा? 20% ले लूं? 20%? कॉर्पोरेट नो टैक्स सर। रेट कितना? 20% है पहले 20,000 की अर्निंग्स के ऊपर, 40,000 एडिशनल अर्निंग्स के ऊपर। सर 85 में से लॉस अगर माइनस कर देंगे, एस्टिमेटेड करेंगे, तो 20,000 पे 20%, और जो हमारा आफ्टर टैक्स 85 इंटू। मतलब तुम आप मेरे को बोल रहे हो सर देखो 85,000 जो है वो आपका पहले क्वार्टर का है, दूसरे क्वार्टर का और आप कर रहे हो 25,000 लॉस है, हाँ जी, ठीक है, तो टोटल आप कह रहे हो 60,000। 60,000, अभी साठ 20 हजार के के लिए ऊपर टैक्स पहले। देखूं तो कह रहा हूँ 20,000 के ऊपर आप निकालो उससे 20%, तो ये आता है 4,000, ठीक है। बाकी बचा 40,000। इस 40,000 के ऊपर कितना आना चाहिए? 40%। तो ये कितना आ जाएगा? 16,000, ठीक है। तो टोटल आप करते हो तो ये कितना आ तो जाता है? 20,000। तो इसका टोटल आ सर जाता है 20,000, ठीक है। 20,000। अब 20,000 जो है ये मेरी क्या हो गया? टैक्स हो गया। ट्वेंटी टैक्स थाउजेंड को मैं डिवाइड कैसे करके चलूंगा? टोटल इनकम से इनकम होगी डिवाइड करके, 60। ठीक है। अब यहाँ पे गलती कर गया ना, अरे बेटा लॉस जो है वो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, हमने सिर्फ एक क्वार्टर का ले लिया। सभी क्वार्टर्स का लेकर चलो ना, ओ 20 इन सभी ईच क्वार्टर का लेके सब्सिक्वेंट चले, क्वार्टर। यस। है ना, सभी क्वार्टर का लेके तो चलेंगे। 75,000 आ गया, 10,000 एट्टी इनकम आएंगे। 85,000 हो गया, ठीक है। 25,000 हो गया, फिर 25,000 हो गया, फिर 25,000 हो गया। तो अगर दस नेट में हजार आप देखोगे 75 माइनस हो गया, सिर्फ टेन 10 ही रह थाउजेंड गया। बेटा अगर 10 की ही आपकी प्रॉफिट है तो 10 के ऊपर तो रेट कितना है? 20% ही है। 20%। दो 10 हजार के ऊपर तो रेट 20% ही है। हाँ जी। तो 20% का रेट यूज कर लूं मैं, 85,000 का 20%, 17,000 रुपये। कितना टैक्स लगाओगे उसके ऊपर? 2,000 का टैक्स लगाओगे? 2,000 हम्म। डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना रेट आएगा? 20% ही आएगा ना। हाँ जी। तो 85,000 का 20% खत्म है जी। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन तो कर दिया था हमने 2 मिलियन वाला, ठीक है। फिर भी एक बार देखना होगा बेटा, देख लेना, कहीं डाउट आएगा प्लीज पूछ लेना, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अगला क्या आ जाता है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, देखो बेटा इसने पूछ लिया था 31 दिसंबर 2021 में अगर पीरियड खत्म हो रहा है, उसने कहा था कि ए बताओ व्हाट आर द पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। बेटा वही जो करंट और कंपैरेटिव वाला मैंने जैसे एग्जांपल लिया था वही चीज है इसके अंदर, ठीक है। करंट और कंपैरेटिव बतानी है कौन कौन सी पीरियड की होगी। 31 दिसंबर 21 को अगर खत्म हो रहा है, मुझे तो बैलेंस शीट कौन सी? सर करंट के अंदर 31 दिसंबर 21 और कंपैरेटिव के अंदर 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर एक बनेगी 9 मंथ्स की, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी? 1 अप्रैल से लेके कॉरेस्पॉन्डिंग। 31 दिसंबर 2020 की। और उसका क्या बनेगी? एक इस क्वार्टर की, है ना, इस वाले यस। क्वार्टर की, और कॉरेस्पॉन्डिंग इस क्वार्टर की। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ईयर टू डेट होती है, तो 1 अप्रैल से ईयर टू इकतीस डेट। दिसंबर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर खत्म। चलो सर नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ जाता है? कह रहे हैं वेदर द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंटेड अंडर क्लॉज 41 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट entered into the stock exchange and listed enterprise meet the definition of interim financial report as per AS 25 एंड क्या वो अप्लाई होना चाहिए? तो बेटा ये तो एक थ्योरेटिकल काइंड ऑफ एक समझो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि क्या अप्लाई होना चाहिए। तो इसकी अगर मैं बात करके चलूँ, कहेंगे जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है रिक्वायरमेंट AS 25 के अंदर है, कह रहे हैं वो तभी अप्लाइड होना चाहिए कि अगर एंटरप्राइज जो है वो प्रिपेयर करके चल रही है और प्रेजेंट करके चल रही है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं जो आपकी जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कहेंगे वो AS 25 के अंदर है, वो रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर दिखा के चलनी है, ठीक है। मतलब आप बस इतना समझो बेटा,
वो क्लॉज 41 की रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है क्या बना के चलने हैं, क्वार्टरली इंटरनेट रिजल्ट मेंशन पब्लिश। करना। अगर आप इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना के चल रहे हो, ठीक है, अगर आप इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना के चलो, देन यू हैव टू कंप्लाई विद द AS 25। आपको क्या करना चाहिए, इंटरम कंप्लाई करना चाहिए। अब यहां पर ना एक चीज देखना, फर्क होता है इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट में और इंटरम फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। क्या बोला मैंने, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में और इंटरम फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर फिटा, दोनों वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट है। एक बार ये वाला आंसर पढ़ लो, ठीक है, ये वाला आंसर एक बार एज इट इज पढ़ लो, ठीक है। क्या है जी, कह रहे हैं जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कहेंगे वो अप्लाई होना चाहिए अगर एक एंटरप्राइज प्रेजेंट करके चल रही है इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकॉर्डिंगली जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है AS 25 के अंदर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरम फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कहने रिजल्ट्स के ऊपर नहीं लगा के चलोगे, रिपोर्ट है, रिजल्ट है। कह रहे हैं जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो प्रेजेंट करे गए हैं क्लॉज 41 के अंदर, वो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। लेकिन जो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल है वो आप लगा के चलोगे रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स के ऊपर जो है रिकॉग्निशन और मेजरमेंट प्रिंसिपल हम लगा के चलते हैं, लेकिन जो इंटरम फाइनेंशियल जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं वो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अगेन मैंने आपको बोला ना, राइट नाउ इट इज नॉट दैट पॉइंट कि हम जो है बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर चीजों को लेकर जाएं, ठीक है। तो जो जितना बस बताया उतना ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेदर द इम्पेयरमेंट लॉस जो रिकॉग्नाइज कर रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, क्या उसको रिवर्स कर सकते हो आगे वाले क्वार्टर के अंदर। तो देखो बेटा इसके अंदर वही चीज आ जाती है कि क्या सब्सीक्वेंट क्वार्टर के अंदर रिवर्स करा जा सकता है। अगर, इतना सुन लो, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के अकॉर्डिंग जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, तब क्यों छुड़वाया था, क्योंकि AS 28 तब तक करा नहीं हुआ था। यस अगर यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के अकॉर्डिंग हमारे पास आगे इंडिकेटर जैसे मिल जाते हैं कि जिस वजह से इंपेयरमेंट हुई थी अब वो रीजन ही नहीं रहे, या फेवरेबल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। यानी जो आपने पहले रिवर्सल करा था, जो आपने पहले इंपेयरमेंट करी थी, अब आप उसको रिवर्स कर सकते हो, आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये यस क्वेश्चन सर। आपसे नहीं पूछेगा, मेरे को नहीं लगता यार ये पूछेगा पेपर में, सीधा बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन की बात करके चलो, इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, कह रहे हैं द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड बेनिफिट स्कीम लाइक पेंशन ग्रेचुटी एक्सेट्रा ऑन एम्प्लॉइज। तो ये कहीं ना कहीं पता है थोड़ा सा कनेक्टेड किसके साथ हो गया, AS 15 के साथ हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करके क्यों AS 25 के रिगार्ड में सीधा सीधा आंसर देता हूँ मैं। देखो बेटा AS 25 जो होता है ना वो ये कहता है कि जो आपकी प्रोविजंस होती है ना डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स में, जो पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया इंटरम पीरियड के लिए, वो आपको कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, दे शुड बी बेस्ड ऑन ईयर टू डेट। बस इतना ध्यान रख लेना, जो भी प्रोविजंस होती हैं वो कैसे निकलेंगी, ईयर टू डेट बेसिस के ऊपर निकलेंगी, यूजिंग द यूजिंग द एक्चुरियल एक्चुअली डिटर्मिन्ड रेट। जो एक्चुरियल होता है, एक्चुरी होता है, उसको ही सर्विस हम लेके चलेंगे। उसने जो रेट डिटर्मिन करे हैं एट द एंड ऑफ द प्रायर फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है। एडजस्ट करेंगे इसको जो भी मार्केट में अगर कोई फ्लक्चुएशन हुई है, ठीक है, कोई कर्टेलमेंट हुई है, कोई सेटलमेंट हुई है, कोई वन टाइम इवेंट हुआ है, उसके रिगार्डिंग बस एडजस्टमेंट करके चलेंगे। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस एक बार इसका आंसर पढ़ लेना, जैसे ही एंड करूंगा जितने मैं अपलोड करूंगा उतने में एक बार आंसर पढ़ लेगा, ठीक है। अगला आ जाता है, 30 जून को क्या करा, 2 लाख रुपए का लॉस इनकर करा। कंपनी ने 60,000 पे ना प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है कैलेंडर ईयर 2021 के लिए। कह रहे हैं अब इस ट्रांजेक्शन को जो है कैसे आप दिखा के चलोगे नेट इनकम के अंदर फॉर द 6 मंथ्स इंटरम पीरियड, जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो, 30 जून को 2 लाख रुपए का लॉस इनकर करा बिजनेस सेगमेंट के ऊपर। 31 जुलाई को, एक महीने बाद, कंपनी ने 60,000 पे करे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो सेस करा है कैलेंडर ईयर 21 के लिए। कह रहे हैं ये जो अब ट्रांजेक्शन है वो कैसे इंक्लूड करके चलोगे नेट इनकम के अंदर फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग। क्या कहते हो बेटा। क्वेश्चन के अंदर दे के रखे, देखो कैलेंडर ईयर की बात होके चल रही है ना। कंपनी ने क्या करा है, असेस करा है कैलेंडर ईयर के बेस के ऊपर इसको असेस करके चल रहा है। अगेन देखो बेटा ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आ जाता है, तो आई विल जस्ट डिस्कस इट इन दैट मैनर ओनली। देखो बेटा अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 अगर आप पूरा पढ़ोगे तो उसके अंदर एक पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 10 कहता है कि अगर एक एंटरप्राइज जो है वो प्रिपेयर करके चल रही है और प्रेजेंट कर रही है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर, तो जो फॉर्म और कंटेंट है
वो जो कंप्लीट सेट के ऊपर एप्लीकेबल होती है रिक्वायरमेंट्स वो लगानी चाहिए। ठीक है। अगर हम 30 सितंबर की बात करके चलें, तो 30 सितंबर को आपका क्या हो रहा है, जो इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा ये जो देखो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है जून के अंदर, कह रहे हैं वो तो आपको दिखाना ही चाहिए। ठीक है, जो भी आपको बिजनेस सेगमेंट को बेच के जो आपका नुकसान हुआ है इंटरिम पीरियड में, वो आपको दिखा के चलना चाहिए इंटरिम पीरियड 30 सितंबर वाले में। ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, कह रहे हैं जो अब आपने कोई कॉस्ट चार्ज करते हो एज एन एक्सपेंस, उसको आप इंटरिम पीरियड में एलोकेट करके चलते हैं एक्रूअल बेसिस पे। जो हमने ये 60,000 रुपीज का टैक्स पे करा है, ये पूरे कैलेंडर ईयर के लिए पे करा है। अगर हम 6 महीने की बात करके चल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या मुझे 6 महीने का खर्चा रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, और बाकी जो 30,000 है क्या मेरे को आगे लेके जाना चाहिए? क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ बाकी 30,000 मुझे जो है वो आगे लेके जाना चाहिए? यस समझ सर। आया क्या बोल? देखो हमने कब पे करके चला, हमने कब करा, 31 जुलाई को पे करके चला, ऐसा ही बोल रहे हो? ठीक है, अब 31 जुलाई को अगर मैंने पे करके चला है, कंपनी ने पे करा है प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द ईयर 2021, तो बस इतना सोच के बताओ कि मैंने 21 के लिए कितना पे करा। ठीक है। अब जो यहाँ पे सोच के देखना कि जो आपका 30 सितंबर को खत्म हो रहा होगा, 6 मंथ्स खत्म हो रहे होंगे 30 सितंबर को, क्योंकि इंटरम पीरियड 6 मंथ्स आपका ये खत्म हो रहा है। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 60,000 का 50%, 30,000 पे तो आप ले लोगे 30 सितंबर 21 तक, खर्चा रिपोर्ट कर दोगे। अब जो बाकी 30,000 बच गया, थोड़ा सा सोच के देखना, बाकी जो 30,000 बचा होगा, वो 30,000 कुछ ऐसा है जो कौन से पीरियड का है, पहले वाले पीरियड का है। क्योंकि ये जो 30 सितंबर तक हुआ है, इसके अंदर 1 अप्रैल से 30 सितंबर का पीरियड कवर हुआ। तो मैं कह रहा हूँ जो 1 जनवरी 21 से लेके 31 मार्च 21 का पीरियड हुआ, उसका कितना हो जाएगा, क्या उसका 15,000 नहीं हो गया फिर? और मैं कह सकता हूँ कि जो 15,000 है, वो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर 21 के पीरियड का हो गया। तो ये वाला जो 15,000 है, क्या मैं इसको प्रीपेड एक्सपेंस की तरह दिखा दूं? और ये जो 15,000 गए होंगे, क्या ये एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई? टाइमलाइन बना लो ना बच्चे, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, टाइमलाइन बना लो। यहाँ पर 30 सितंबर हो रहा है, ये मुझे तो ये 6 महीने कब स्टार्ट हुए होंगे, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुए होंगे। मैं कह रहा हूँ तुमने यहाँ पर कुछ पेमेंट करी कितने की, 60,000 की से तुमने यहाँ पर पेमेंट कर दी है पूरे साल के लिए। तो मुझे तो ये जो 60,000 पे हुए हैं, ये 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के लिए पे हुए हैं। तो ये जो 6 महीने का खर्चा है 60,000 पे, जो इसके प्रोपोर्शनल अमाउंट बनता है 30,000 पे, वो तो मेरे को इस इंटरम के अंदर खर्चा दिखा देना चाहिए। जो ये 3 महीने का खर्चा है 15,000 पे, क्या मैं कह सकता हूँ ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 31 मार्च का जो आपने पे करा? और ये जो अब आगे अभी आगे वाला खर्चा है 15,000 पे, क्या ये प्रीपेड हो गया? समझ आया? यस सर। बस यही लिखा होगा आउटस्टैंडिंग बेटा। प्रीपेड। आंसर के अंदर देख लेना, ऐसे ही कुछ लिख रखा होगा, तो देखा जाए कॉमन सेंस है। अगर तुम AS25 को एक बार ऐसे साइडलाइन भी करके वैसे AS25 के एंगल से ना सोचो, बस ये 60,000 के एंगल से सोचो, तो तब भी तो बेटा ठीक है ना, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट की बात करके चलते हैं। बेटा देखो अब ये आ गया क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं कि एक एंटरप्राइज जो है वो रिपोर्ट करता है क्वार्टरली एस्टिमेटेड एनुअल इनकम जो है 10 लाख की है। एज्यूम करो कि टैक्स रेट जो है वो 5 लाख का है एट 30%, और बैलेंस इनकम जो है वो 40% के ऊपर। ठीक है सर। कह रहे हैं एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम दे रखी है सर, क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकाल लो। पहले यस पांच सर। लाख के ऊपर 30%, 5 लाख के ऊपर 30% का मतलब हुआ 1.5 लाख। बाकी 5 लाख के ऊपर 40%, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है 10 लाख की, तो ये आ जाएगा 2 लाख। टोटल कितना हो गया 3.5 लाख। 3.5 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर दूं, तो मेरा टैक्स रेट कितना आ जाएगा 35%। तो मुझे कितना टैक्स एक्सप्रेस रिकॉग्नाइज करना चाहिए हर क्वार्टर में? हर क्वार्टर के अंदर 35%, 35%, 35%, तो 75,000 का 35%, 2.5 लाख का 35%, 375 का 35%, और 3 लाख रुपए का 75% मुझे रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। खत्म। ओके सर। चलो अगला। ठीक है। बेटा क्या करोगे, जैसे ही सेशन एंड करूंगा, जस्ट टेक 10 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। बस जो क्वेश्चंस हैं जस्ट एक बार ओवरव्यू लेना। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, सीधा बोलता हूँ। चलो नेक्स्ट।
अंतर भारती लिमिटेड प्रोवाइडेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट उन्होंने कह दिया तीसरे क्वार्टर का। कह रहे हैं ऑन इंक्वायरी आपको ये चीजें पता लगी। कह रहे हैं डिविडेंड इनकम 4 लाख रुपए की थी क्वार्टर के अंदर, आपने रिकॉग्नाइज करी सिर्फ 1 लाख। अरे यार क्या करा, 3 लाख रुपए की जो इनकम है वो भी तो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। जिस क्वार्टर की इनकम है उसी को इनकम को थोड़ा ना डेफर कर दोगे। तो 3 लाख रुपए से इनकम, 4 लाख की इनकम हुई थी तुम्हें डिविडेंड की, तुमने 1 लाख ही रिकॉग्नाइज करा। तो यानी बाकी 3 लाख तुमने डेफर करा होगा, तो 3 लाख से मुझे क्या प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए? क्या 3 लाख में से बेटा मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए, यस और नो? यस सर। अगला देखो, कह रहे हैं 80% जो है सेल्स प्रमोशन का खर्चा, 80% जो है सेल्स प्रमोशन का जो खर्चा है 15 लाख, वो इनकर्ड हुआ थर्ड क्वार्टर में। वो आपने फोर्थ क्वार्टर में डेफर कर दिया क्योंकि सेल्स लास्ट क्वार्टर में हाई है, ये भी तुम गलत कर गए। नो पंद्रह सर। लाख का 80%, ठीक है, यानी हो गया 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए मुझे इसी क्वार्टर के अंदर क्या करना चाहिए, और घटाना चाहिए खर्चा। थर्ड क्वार्टर के अंदर कंपनी ने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा, WDV से SLM के ऊपर आए, जिससे एक्सेस डेप्रिसिएशन 12 लाख की हो गई। जो एंटायर अमाउंट है थर्ड क्वार्टर में डेबिट कर दी, कहेंगे जो थर्ड क्वार्टर का शेयर जो है वो सिर्फ कितना था, 12 लाख था। अच्छा मुझे बताओ, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन थर्ड में चार्ज कर दी, ये तो ठीक करा हुआ ना? ये मेरे को तो इसके अंदर कोई गलती नहीं लग रही। इस साल का बेसिकली इस पीरियड के अंदर चेंज हुआ है, इस क्वार्टर के अंदर चेंज हुआ है, तो इसी क्वार्टर के अंदर डेबिट करके चलूंगा ना। ठीक है, इसी क्वार्टर में पूरा डेबिट करके चलूंगा, ठीक है रेट्रोस्पेक्टिव तो सर। करके चलेंगे नहीं, है ना। नेक्स्ट, तो ये करेक्ट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं दिख रहा। बेटा 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन थर्ड क्वार्टर में रिसीव हुआ, कह रहे इक्वली बांट दिया थर्ड और फोर्थ में, नहीं 1-1 लाख बांट दिया तुमने। जो 1 लाख रुपए तुम फोर्थ क्वार्टर में ले गए वो भी तो इस क्वार्टर का है ना, तो ये 1 लाख रुपए और ऐड होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। क्लियर बच्चे? क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, वो आपने थर्ड क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करा 3 लाख रुपए का। कह रहे हैं जिसमें से 1 लाख रुपए का लॉस जो है वो प्रीवियस क्वार्टर का था। अच्छा, ये जो 1 लाख रुपए का लॉस आपका प्रीवियस क्वार्टर का था, इसको क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए सर, ऐड करना लेस चाहिए, करना प्रॉफिट चाहिए, करना चाहिए। ऐड करना चाहिए। चल सर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, उसमें क्या हुआ, गेन हुआ 20 लाख रुपए का। फर्स्ट क्वार्टर में सेल करी थी, 20 लाख रुपए का गेन हुआ था। कंपनी ने अप्रोशन करा है इक्वली इस गेन को 4 क्वार्टर में। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अगर इक्वली अप्रोशन करके चला है, 5 लाख कम करना चाहिए 5 लाख रुपीज जो है, वो बेसिकली 20 लाख तो देखो उसी क्वार्टर में जाना चाहिए था उसी फर्स्ट के क्वार्टर अंदर में। ही। अब तुम 5 लाख इसके कम अंदर करना इंक्लूड करके बैठे हो तो 5 लाख रुपए कम करना चाहिए। बस जो रिजल्ट आएगा बेटा वो तुम्हारा आंसर है। 4 + 3 हो गया 7 लाख, 7 में से 12 गए -5 हो गया, -5, -5, 10 हो गया नेगेटिव 10, -2 पॉजिटिव। बेटा 8 लाख रुपए के लॉस के ऊपर आ गया तो 8 लाख पे नेगेटिव आंसर आना चाहिए। ठीक है, बस अब एक काम कर लेना, ये 8 लाख कैसे आया वो तो समझ में आ गया। इसकी जो हाँ थ्योरी जी। लिखी हुई है ना, एक बार वो पढ़ लेना बेटा बस। मतलब इस आंसर से पहले जो उन्होंने ऐसी पैरासा दे रखा है वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बोलो क्लियर है? डन। बेटा स्टैंडर्ड पूरा हो गया। ओके सर। ठीक है, हमें लगे हैं 50 मिनट्स लग गए हैं हमें, लेकिन मेरे को लगता है कि स्टैंडर्ड इस लेवल को हो गया, अगर अब इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे। ठीक है ना? और सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे, वैसे तो मुझे लगता नहीं है स्टैंडर्ड में से पूछेगा, बट अगर पूछेगा चलो तो अब हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, चलो एंडिंग द सेशन बच्चे। ठीक है, बट आई विल जस्ट अपलोड दिस, देन आई विल इमीडिएटली स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। मतलब विद इन 2 मिनट्स जो है दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।